ओम शांति। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया कि कैसे ऑनलाइन डोनेशन किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो डोनर ने जो डिटेल्स भरी थी डोनेशन देने के दौरान, वो सेंटर कैसे देख सकते हैं। तो हर सेंटर को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि उनके कनेक्ट वन वेब के होम पेज में जो नोटिफिकेशंस आती हैं, जैसे ही आप कनेक्ट वन वेब लॉगिन करते हैं तो जो पहले पेज खुलता है उसे ही होम पेज कहा जाता है। तो उसके नोटिफिकेशंस में वो दिखाई देगी। उसमें ये लिंक, जिस लिंक के द्वारा ये डैशबोर्ड का पेज खुला है, वो लिंक भी वहां पर आएगा। तो सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी उस लॉगिन के लिए आपको दी जाएगी, जो कनेक्ट वन होम पेज में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको पहले वो ईमेल आईडी डालनी है। जैसे हम यहाँ पे वो ईमेल आईडी डाल रहे हैं। जैसे ही वो ईमेल आईडी आप डालेंगे और अगर वो ईमेल आईडी ठीक है जिससे वो लॉगिन क्रिएट हुआ है, तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली लेके जाएगा सिस्टम, जिसमें ओटीपी वेरिफिकेशन का पेज है और आपका जो सेंटर इंचार्ज का मोबाइल नंबर लिंक्ड है यहाँ पे, वो मोबाइल नंबर पे आपको 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। जैसा कि अभी हमें ओटीपी आया है और हमने ये ओटीपी यहाँ पे भरा और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया, और जैसे ही ओटीपी आप ठीक तरह से डाला और वेरीफाई किया, तो यहाँ पे सेट अ पासवर्ड, माना आपको इस लॉगिन के लिए एक पासवर्ड डालना है। तो आप कोई भी पासवर्ड जो आप याद रख सके वो आपको यहाँ पे डालना होगा, लेकिन पासवर्ड की कुछ कंडीशंस हैं कि 8 कैरेक्टर्स होंगे और एक अपर केस माना कैपिटल लेटर में होगा, एक कम से कम लोअर केस माना स्मॉल लेटर्स में होगा, एक न्यूमेरिक होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि कोई एट द रेट या कोई डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, कोई स्पेशल कैरेक्टर, ये सब उस पासवर्ड में होने चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। यहाँ पे सब ग्रीन टिक हो जाएंगे उसके बाद, अगर ये इनमें से सारी कंडीशन पूरी होती है तो। एंड तब आप कंफर्म एंड गो टू डैशबोर्ड करेंगे। जैसे ही आपका प्रोसेस होगा तो आपका यहाँ पे डैशबोर्ड खुल जाएगा। हम एक बार फिर से लॉग आउट करके देखते हैं, क्योंकि हमने जैसे फर्स्ट टाइम जब कोई सेंटर लॉगिन करता है तो पहले उसने ओटीपी मांगा, फिर अपना पासवर्ड सेट करवाया। अभी दोबारा से लॉग आउट करके देखते हैं कि अभी किस तरह से क्या फिल करना होगा। साउंड के बाद ये वाला पेज के सामने खुलेगा। इस आगे आपको लॉगिन क्लिक करना होगा। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते ही फिर से देखेंगे वही पेज खुल गया हमारे सामने। अभी वही ईमेल आईडी हम यहाँ पे डाल रहे हैं और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे सेट किया था, अभी वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम आपने लॉग किया था तो उन्होंने ओटीपी मांगा था और आपका पासवर्ड सेट किया था, लेकिन लॉग आउट करके उसके बाद कभी भी आप लॉगिन करेंगे तो अभी आपको बार बार ओटीपी नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जो आपने वो पासवर्ड आपने डिसाइड किया है वो पासवर्ड आप फिल करेंगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे अभी लॉगिन होते ही सबसे पहले जो पेज खुलेगा बिजनेस समरी का पेज, यहाँ पे वाइट कलर का आ रहा है हाईलाइट हुआ हुआ बिजनेस समरी। तो इस पेज में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्राफ सा बना हुआ है जहाँ पर स्लॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ही दिन यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ टुडे। अब सपोज मुझे एक साथ एक महीने का देखना है, यहाँ पे आप देखेंगे येस्टरडे, पास्ट 7 डेज, पास्ट 30 डेज। सपोज पास्ट 30 डेज का मुझे देखना है और यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पास्ट 30 डेज ग्रीन कलर का हो गया और अप्लाई किया मैंने, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे पास्ट 30 डेज अप्लाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे
पास्ट 30 डेज में जितना भी कलेक्शन हमें डोनेशन उस पेज के द्वारा हुआ है उसकी सारे की एक समरी यहाँ पे बनकर आ गई है। तो ट्रांजैक्शन माना जितना लोगों ने ट्राई किया पेमेंट करने का, और सेटलमेंट माना जितना पैसा बैंक अकाउंट में हमारे आ गया है। इसका मतलब जो डिफरेंस है इन दोनों में, उतना पैसा अभी सामने वाले ने डोनेशन दे दिया है लेकिन अभी सेटल होके हमारे बैंक अकाउंट में आना बाकी है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अगर आज सपोज मैंने डोनेशन दिया है तो हमारे संस्था के बैंक अकाउंट में वो 2 दिन के बाद पैसा क्रेडिट होता है। तो ट्रांजैक्शन में वो पैसा दिखेगा लेकिन सेटलमेंट में अभी वो पैसा आना बाकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग मोड्स हैं, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अदर्स, और सबको एक एक कलर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको समरी के फॉर्म में यहाँ पे कलर्ड वे में दिखाया जा रहा है कि ब्लू कलर माना है नेट बैंकिंग से इतना पैसा, यूपीआई से इतना पैसा। ये आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आप समझ पाए। और यहाँ रिसेंट ट्रांजेक्शन्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिसेंट जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसकी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद हम चाहेंगे ट्रांजेक्शन्स में। ट्रांजेक्शन्स में भी सबसे पहले हमें ऑप्शन दिया गया है कि ये जो स्क्रीन पे डिटेल्स आ रही हैं अभी पास्ट 7 डेज सिलेक्टेड है, हमें कितने टाइम की डिटेल यहाँ पे देखनी है। अब सपोज पास्ट 30 डेज की देखनी है या फिर कस्टम रेंज की भी यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। कस्टम रेंज में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम पर आप देख रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में 1 जनवरी और लास्ट में जैसे कि आज 21 तारीख है तो 21 पे क्लिक किया तो पूरा ये सिलेक्ट हो गया, ग्रे कलर का हो गया और मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे वो पीरियड जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है वो यहाँ आ गई हैं। और ये मैक्सिमम एक टाइम में कस्टम रेंज में आप 2 महीने का पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रांजेक्शन्स आ गई। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्च का बटन दिया गया है। अब सपोज मेरी 50 या 100 ट्रांजेक्शन है, अब मुझे कोई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन देखनी है कि किस इस पर्सन ने ट्रांजेक्शन किसने ट्रांजेक्शन करी थी। तो जैसे कि यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी की बजाय हम यहाँ पे कस्टमर नेम से सर्च करते हैं। तो कस्टमर नेम से सर्च करने पर अभी हम किसी कस्टमर का नाम डालेंगे। सपोज हम यहाँ पर निखिल का नाम के सर्च करते हैं। तो यहाँ पर निखिल के द्वारा यहाँ पे भले स्क्रीन पर नाम नहीं आ रहा निखिल का, वो कस्टमर की ईमेल दिखा रहा है, लेकिन डोनेशन के पेज में तो निखिल का नाम डाला था। तो निखिल के नाम से सर्च किया तो निखिल की डोनेशन की एंट्री सामने आ गई और उसकी पूरी डिटेल की कितना अमाउंट था, स्टेटस क्या था, पेमेंट जैसे कि फेल हो गया था। तो इस तरह से सब आपको फोन नंबर याद है तो यहाँ पे आप फोन नंबर पे डालेंगे और फोन नंबर पे क्लिक करेंगे तो फोन नंबर के हिसाब जितनी डिटेल होगी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे एक कस्टम रेंज का ऑप्शन दिया गया है। वो जो हमने ऊपर फिल किया ये वही सेम ऑप्शन है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक फिल्टर का बटन दिया गया है। अब फिल्टर के बटन में क्या क्या ऑप्शन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक सोर्स आ रहा है। अभी जो डोनेशन पेज के द्वारा हमें पेमेंट डोनेशन आई है वो ये पेमेंट गेटवे है। इसके अलावा भी अगर हमें कोई डोनेशन आती है कोई पेमेंट लिंक के द्वारा जो कि हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमारे लिए इतने रेलिवेंट नहीं है। इसमें ट्रांजैक्शन स्टेटस है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस भी आ रहे हैं, यूज़र कैंसल्ड माना किसी ने फॉर्म भरा और पेमेंट नहीं करा, खुद से कैंसिल किया तो वो यूज़र कैंसल। ऐसे ही पेमेंट किया और पेमेंट फेल हो गया तो यहाँ पे पेमेंट फेल्ड भी आ रहा है। तो ये सारे इसमें आ रहे हैं। और फिल्टर में जाके अगर आप स्पेसिफिक देखना चाहते हैं जैसा कि आपने सक्सेस पे क्लिक किया और यहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाई करते ही आप देखेंगे सिर्फ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गई है और फिल्टर हुआ हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही अगर आपको
यूजर कैंसल्ड देखनी है, जो यूजर्स ने पेमेंट करके कैंसिल दी, तो सिर्फ यूजर कैंसल ट्रांजेक्शन्स फिल्टर होके आ जाएंगे। और अगर हमें सारी एक साथ देखनी है तो फिर हमें कुछ भी टिक नहीं करना है। ऐसे ही अगर आपको पेमेंट मोड से देखना है, सपोज आप किसी भी रीजन से देखना चाहते हैं कि नेट बैंकिंग से कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुई हैं, तो आपने नेट बैंकिंग पे टिक किया और अप्लाई किया, तो यहाँ पे सिर्फ नेट बैंकिंग वाली ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट हमारे सामने आ गई है इसमें। तो इस तरह से ये फिल्टर का बटन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज कर सकते हैं। और ये सारी ट्रांजेक्शंस जो स्क्रीन पे खुली होंगी, चाहे फिल्टर की हुई है या नहीं की हुई है, उसको हम अगर एक्सेल रिपोर्ट में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे ये XLSX का जो फॉर्मेट है इसमें डाउनलोड करेंगे तो हमारा नॉर्मल एक्सेल में वो फाइल खुल जाएगी। लेकिन इसको डाउनलोड करने से पहले इसके नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है, सिलेक्ट फील्ड्स। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने सेटिंग्स का एक कॉलम, सेटिंग्स का ये पेज खुल गया है। आपके केस में क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉगिन को यूज किया है और इसमें सेट किया है, आपके केस में ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे ग्रीन टिक पहले से हुए होंगे। लेकिन ये सारे चीजें आपको रूटीन में एंट्री करने के लिए काम में नहीं आने वाली, इतनी सारी इंफॉर्मेशन। तो आप इस स्क्रीन को देख करके जो भी ऑप्शंस यहाँ पे हमने ग्रीन करी हैं, जो टिक है ऑलरेडी, आपको उतनी ही चीजें रूटीन में एंट्री के लिए काम में आएंगी। बाकी जितनी भी ऑप्शंस हैं ये आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ग्रीन टिक आ जाता है, दोबारा क्लिक करते हैं तो वो टिक हट जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे इनमें से किसी भी ऑप्शन में जो भी ग्रीन हुई होंगी सारी, बाकी सारी ऑप्शंस को आप एक बारी के लिए दोबारा क्लिक करके यहाँ पे आप इसको अनटिक कर सकते हैं, ताकि वो एक्सेल में रिपोर्ट जो आएगी वो उतनी ही रिपोर्ट आएगी जो आपके काम की हो। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हमने आपको पूरा नीचे तक दिखा दिया, ये सारी ऑप्शंस हमने अनटिक कर दिए हैं बिकॉज हमें काम में नहीं आएंगी। तो आप भी अपने लॉगिन में ये अनटिक कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको नीचे जो सेव का बटन है ये पे क्लिक करना है। ये सेटिंग करने के बाद कि कौन से कॉलम्स आपको चाहिए वही कॉलम्स आप ले लें, उसके बाद आप इस पे क्लिक करना डाउनलोड करने के लिए। आप देखेंगे यहाँ कुछ समय लग सकता है डाउनलोडिंग के इस प्रोसेस में। तो जैसे ही रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड होगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ऑप्शंस आ रही हैं। एक शेयर का ऑप्शन आ रहा है ईमेल के ऊपर, और यहाँ पे अभी डाउनलोड का ये बटन आ जाएगा जैसे ही ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। शेयर के केस में अगर आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे कोई एक ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे शेयर करेंगे तो ये उनको शेयर किया जा सकता है, ये रिपोर्ट जो डाउनलोड की, और डाउनलोड भी किया जा सकता है इसको। तो जो रिपोर्ट हमने डाउनलोड करी वो इस तरह से एक एक्सेल फाइल में खुल गई है, जिसको हम अभी थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। जैसे कि स्टेटस में हमने आपको बताया कि स्टेटस में कैप्चर्ड माना जो सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हुई है, यूजर कैंसल्ड जो यूजर ने खुद कैंसिल करी है, और बाउंस्ड माना वो किसी एरर से कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। उस ट्रांजेक्शन का चाहे सक्सेसफुल हुई या नहीं, यहाँ पे उसकी ट्रांजेक्शन आईडी आई है, यूजर ने माना डोनर ने किस समय वो ट्रांजेक्शन करी है, वो ट्रांजेक्शन की डेट और उसका टाइम भी यहाँ पे आएगा, उसकी आईडी भी आएगी, कितने रुपए की ट्रांजेक्शन करी है वो यहाँ पे अमाउंट भी आ रही है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में इंस्टीट्यूशन का नाम भी आएगा। ये टूल्स पेमेंट ये कुछ टेस्टिंग के लिए ट्रांजेक्शन ट्राई करी गई थी तो ये रेलिवेंट नहीं रहेगी। संस्था का नाम यहाँ पे लिखा आएगा जिस संस्था में पेमेंट हुई है, फिर डोनर का नाम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट नेम में लिखा है वही सिर्फ डोनर का नाम है, क्योंकि हमने आपको वहां पे वीडियो में बताया था कि वहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है नाम फिल करने का। तो जैसे वैभव अशोक शर्मा यही पूरा नाम है। ये जो लास्ट नेम वाला कॉलम आ रहा है ये एक्चुअल में कोई नाम नहीं है डोनर का, ना ही वहां पे फॉर्म में कुछ ऐसा भरने की ऑप्शन थी। इसमें ये लास्ट नेम में क्या आएगा,
जैसा कि हमने कंप्लीट एड्रेस भरा था, सिटी सिटी भरी थी हमने। आप उसके बाद आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस में पूरा प्रॉपर विद प्लॉट नंबर, बिल्डिंग नंबर, ये फर्स्ट एक एड्रेस भरा था। फिर लैंडमार्क जो भरा था वो लाइन 2 में यहाँ पे आ रहा है, नियर हॉली क्रॉस फार्म ऐसा। स्टेट भरा था, कंट्री भरी थी, जिप कोड भरा था। अब इसमें क्या हो सकता है कि डोनर ने एड्रेस भरा महाराष्ट्र का, सपोज मुंबई का, और सिटी में भी मुंबई डाल दिया, लेकिन जो पिन कोड डाला उन्होंने, डोनर ने गलती से थाने का डाल दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम वाले कॉलम में पहले से ही थाने लिखा आ रहा है। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन सिस्टम अपने आप कर रहा है कि सिटी मैंने लिखी कुछ है लेकिन पिन कोड मैंने दिया कुछ है। तो इस केस में आप डोनर से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि पिन कोड गलत है या सिटी गलत लिखी है उन्होंने। तो एक ऑटोमेटिकली सिस्टम वेरिफिकेशन है जो इस रिपोर्ट के द्वारा हमें पता लग जाएगा। बाकी केस में आप देख सकते हैं कि सब मैच हो रहा है। उसके बाद जो डोनर ने ईमेल भरी है, डोनर ने फोन नंबर भरा है, देन उसके बाद मर्चेंट नेम आना, अगेन वही संस्था जिस संस्था में डोनर ने पेमेंट करी है। ये मर्चेंट आईडी हर सेंटर को एक बैंक की तरफ से आइडेंटिफिकेशन के लिए एक आईडी प्रोवाइड करी गई है, ताकि आपको पता रहे ये आईडी इस डैशबोर्ड के लिए है। उसके बाद बैंक का नाम, किस बैंक से पेमेंट करा है, ये सिर्फ नेट बैंकिंग के या कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही कैप्चर होता है कि किस बैंक से डोनर ने पेमेंट करी है, नॉर्मली ये नहीं मिलेगा। मोड यानी कि किस मोड से पेमेंट करा है, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, ये मोड आपको एंट्री में जरूरत पड़ेगा भरने के लिए, तो यहाँ पे आपको मोड मिल जाएगा। उसके बाद एड्रेस हमने देख लिया है, स्टेट, कंट्री, जिप कोड माना वही पिन कोड, यहाँ तक हो गया। अभी UDF1 क्या है, जो आपने वहां पे डोनर से पैन भरवाया था वो पैन नंबर यहाँ पे UDF1 में आएगा। UDF2 में आधार नंबर आएगा, अगर किसी ने पैन नहीं भरा आधार भरा है तो वो UDF2 में आएगा। फिर डोनर ने वहां पे अपनी सिटीजनशिप सिलेक्ट करी थी कि कौन सी कंट्री का सिटीजन है, इंडियन है या फॉरेन है, तो फॉरेन हमने बताया था कि अलाउड नहीं होगा, तो UDF3 में यहाँ पे इंडियन सिटीजन आ रहा है। UDF4 में जो डोनर ने सिलेक्ट किया था कि वो इंडिविजुअल है कि नॉन इंडिविजुअल है, यहाँ पे UDF4 में वो उसके डिटेल आएगी। और डोनर ने कौन से सेंटर में डोनेशन दिया है, यहाँ पे वो डिटेल आएगी। आप अपने सेंटर की अगर रिपोर्ट खोलेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपके ही सेंटर का नाम सारे लाइंस में आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आता है UTR नंबर। आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि सपोज आपको एक दिन में इस डोनेशन पेज के द्वारा 10 डोनेशन आती हैं, तो वो 10 डोनेशन, जैसा कि आपको पहले बताया कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उसके 2 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगी, और वो अमाउंट टोटल एक सिंगल अमाउंट के रूप में क्रेडिट होंगी। अगर एक दिन में मुझे 100 रुपए करके 10 बार डोनेशन आया है तो मेरी बैंक स्टेटमेंट में 1000 रुपया एक ही लाइन में दिखाई देगा। और वो किस ट्रांजैक्शन नंबर से दिखाई देगा, ये है वो UTR नंबर। माना आपकी बैंक स्टेटमेंट में वो UTR नंबर लिखा आएगा और उसके आगे 1000 रुपए दिखाई देंगे, और ये सेटलमेंट की डेट है, जिस दिन अमाउंट सेटल हुआ और आपके बैंक में आया, ये वो डेट यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरह से हमने इस रिपोर्ट के फॉर्मेट को भी समझा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पर एक्सेल फॉर्मेट में, जैसे हमने यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाया, आप डाउनलोड करते रहें और उस डाउनलोड की गई फाइल को कहीं पर सेव भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में करते रहें, या हो सके तो अपनी किसी ईमेल आईडी पे भी उसको भेज के रखें। क्योंकि एक टाइम पर, जैसा कि बताया, 2 महीने का डेटा डाउनलोड हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पुराना से पुराना अगर आप डाउनलोड करना भी चाहें पीछे का, तो 6 महीने से ज़्यादा का वो आपको डाउनलोड नहीं करने देगा। माना एक एक 2 2 महीने करके भी आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो पीछे जाकर 6 महीने से ज़्यादा पीछे जाएंगे तो वो फाइल डाउनलोड नहीं करने देगा आपको। फिर उसके लिए आपको मधुबन में कांटेक्ट करना होगा, फिर वो हमें डेटा अरेंज कराना पड़ेगा।
तो उससे अच्छा है कि आप अपने पास ही रेगुलर बेसिस पे, हमें मंथली अकाउंट मेंटेन करने होते हैं हर महीने, तो हर महीने ही आप अपने एक महीने की, एक एक महीने की रिपोर्ट को डाउनलोड करके सेव करके रखें, ताकि ऑडिट में भी आपको कहीं ज़रूरत पड़े तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेटलमेंट के ऑप्शन में हम आए, लेफ्ट साइड पे सेटलमेंट के बटन पे हमने क्लिक किया। अब इसमें भी वही, अगर हम सेम पीरियड सेलेक्ट करके देखें, कस्टम रेंज में जाके 1 जनवरी से 21 फरवरी तक हमने खोला, तो आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर सेटलमेंट की डिटेल आ रही है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डिटेल नहीं आ रही, माना कुछ ट्रांजैक्शन फेल हो गई, कैंसिल हो गई, तो वो यहाँ नहीं आएगी, लेकिन जो सेटल हुई है, और उसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे एक दिन का एक ही डेट आ रही है। इट मीन्स कि अगर 10 बारी किसी ने डोनेट किया है तो यहाँ यूटीआर नंबर दिया गया है। इस यूटीआर में सपोज ये 2000 है, तो हो सकता है 20 बार 100 रुपया भी डोनेट किया हो सकता है, तो ये यूटीआर नंबर है। ये सेटलमेंट आपको आपके बैंक अकाउंट में दिखेगा इस ट्रांजैक्शन के साथ, इस यूटीआर नंबर के साथ। ये हो गया। और बाकी सेम कस्टम, फिल्टर और डाउनलोड के यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रोफाइल के बारे में, आप बगल में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल आपके अपने आप खुली आके, जिसमें आपकी मर्चेंट आईडी जो आपको एक्सेल में भी दिखाई थी वो आ रही है, आपकी ईमेल आईडी जो लॉगिन करने के लिए आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। हो सकता है आपकी एक्चुअल ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं थी, यूनिक आईडी, तो कोई डमी आईडी से ये आपकी मर्चेंट आईडी क्रिएट करी हुई होगी। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, कौन से फ़ोन नंबर से ये लिंक किया हुआ है आपका सिस्टम, और आपका पासवर्ड जो कि आपने अभी लॉगिन करने के टाइम पे क्रिएट किया है। अब सपोज आपको कोई फ़ोन नंबर चेंज करना है, किसी रीज़न से फ़ोन बंद हो गया है, ये सेंटर इंचार्ज चेंज हो गए हैं, तो उस केस में भी आपको मधुबन निमित्त को ये सारी डिटेल लिख के कि अभी जो पुराना फ़ोन नंबर ये था, नया फ़ोन नंबर ये हम भेज रहे हैं ये वाला, और ये नया फ़ोन नंबर किसके पास रहता है और क्या रीज़न है चेंज करने का, वो सारी डिटेल आप लिख करके भेजेंगे तो आपका ये फ़ोन नंबर बैंक के द्वारा हम चेंज करवा के देंगे। उसके बाद इसमें बैंक डिटेल्स आती है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, इंस्टीट्यूशन का नाम, बैंक नेम, ब्रांच नेम और आईएफएससी कोड आ रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप किसी रीज़न से बैंक अकाउंट बंद करवाते हैं या कोई नया बैंक अकाउंट खुलवाते हैं बीओबी में ही, तो उस केस में यहाँ पे आपको ये बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना होगा। अब वो चेंज कैसे करना है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे नया बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा, साथ में आईएफएससी कोड पूछेगा, और जब आप उसको सेव करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी भरना होगा, और साथ में एक चेक की कॉपी आपको अटैच करनी होगी, जो नए अकाउंट की चेक की कॉपी, उसी इंस्टीट्यूशन के नाम पे जो चेक होगा, वो सारा वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो सकता है। आपको इसमें किसी भी में दिक्कत आए तो आप मधुबन निमित्त को कॉल करके बात कर सकते हैं, फिर आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी तरह सपोज यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना है किसी रीज़न से, तो आपको पहले अपना जो पासवर्ड आपने अभी लॉगिन, फर्स्ट टाइम लॉगिन के टाइम जो आपने पासवर्ड डिसाइड किया था, आप अपना एग्जिस्टिंग पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। फिर जो आप नया पासवर्ड रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपना जो भी आपको ठीक लग रहा है पासवर्ड, उन्हीं कंडीशंस के साथ जो वहाँ पे कंडीशंस आ रही है आप देखेंगे वो डाला और सारे ग्रीन टिक हो गए। फिर वही नया पासवर्ड आप री एंटर करेंगे। तो जैसे ही आपने किया, अपडेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओल्ड पासवर्ड हैज इनवैलिड वैल्यू। अभी हम दोबारा यहाँ पे पासवर्ड डाल रहे हैं, एग्जिस्टिंग पासवर्ड डाला,
अब नया पासवर्ड यहाँ पे डाल रहे हैं, फिर उस नए पासवर्ड को दोबारा से री एंटर कर रहे हैं और अपडेट पे क्लिक है। आप देखेंगे जैसे ही अपडेट पे पासवर्ड अपडेट का में मैसेज आ गया और ऑटोमेटिकली सिस्टम ने हमें लॉग आउट कर दिया और वही एक पेज बाहर खुल गया है। तो अब हमें अगर लॉग आउट तो फिर लॉगिन करके वापस से आईडी और नया पासवर्ड डाल के वहाँ पे अपने लॉगिन डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। इस तरह से आपको इस डैशबोर्ड के द्वारा डोनर की सारी इंफॉर्मेशन जो डोनर ने डोनेशन के टाइम पे भरी है वो आपको मिल जाएगी और आप बिना डोनर को कांटेक्ट किए भी अपनी एंट्री सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, जहाँ किसी केस में आपको लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन ठीक नहीं डोनर ने भरी है, गलत है, तो आप डोनर से फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। अदरवाइज बिना डोनर से आपको जैसे पहले डायरेक्ट बैंक में डोनेशन लेने के टाइम पे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी कि आप डोनर को कांटेक्ट करते से उनसे सारी डिटेल मंगाते थे, कितने टाइम तक आपकी एंट्रीज अननोन में ही पड़ी रहती थी और आपके अकाउंट्स भी कंप्लीट नहीं हो पाते थे। तो अगर आप इस माध्यम से डोनेशन ले रहे हैं तो उस केस में आपको डोनर से कांटेक्ट किए बिना ही रियल टाइम बेसिस पर आपको ये डिटेल्स मिलती रहेंगी और आप अपनी एंट्रीज भी अकाउंट्स भी समय पर कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।